क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोगों को ऐसे रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना था जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन हुआ हमारे वर्ल्ड के हिस्ट्री में। ऐसा पहली बार हुआ था जब लोगों ने मिलकर राजा के विरोध में कोई रेवोल्यूशन किया। ये चैप्टर अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस इम्पोर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। 14 जुलाई 1789 में पेरिस, जो फ्रांस में है, वहाँ पे कई लोग मिले। करीब 7000 मैन एंड वुमेन वहाँ पे गैदर्ड हुए और वहाँ के हॉल के सामने, और उन्होंने ये सोचा कि वो पीपल मिलिटिया बनाएंगे, यानी वो अपनी ही एक आर्मी बनाएंगे और राजा के विरोध में वो लोग लड़ाई करेंगे। और बेस्टाइल जो किला था उसे भी उन्होंने जला दिया। वहाँ पर करीब 7 कैदी रखे हुए थे फ्रेंच आर्मी ने, और वहाँ के जो कमांडर थे, बेस्टाइल के कमांडर को भी मार दिया गया लोगों के द्वारा और सारे प्रिजनर्स को रिलीज कर लिया गया। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे बेस्टाइल का किला जला और कैसे वो उसे आग लगा दी गई। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। राजा ने कुछ तो ऐसा किया होगा जिससे इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ, तो उसे ही हम लोगों को अब पूरे चैप्टर में देखना है कि कैसे ये रेवोल्यूशन हुआ। देखिए, अगर हम लोग इसको डिवाइड करें कई पार्ट्स में तो इसके कई पार्ट्स बन जाएंगे। मैं एक एक करके आपको रीजंस बताता जाऊंगा कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो पहले हम लोगों को सोसाइटी देखनी है, फ्रेंच सोसाइटी। 1774 में लुइस 16 जो बर्बन फैमिली के राजा थे। बर्बन तो वैसे एक बिस्कुट का नाम है, लेकिन वो राजा उसी फैमिली के थे, यानी कि जो उनकी फैमिली थी उन्हें बर्बन फैमिली कहा जाता था। आप इसे एक बिस्किट के नाम से भी याद कर सकते हैं, बहुत महंगा आता है वैसे वो बिस्किट। इसके बाद वो 20 इयर्स के थे जब उन्होंने ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट से शादी कर ली। इसके बाद वो राजा बन गए और वो लोग वर्सलेस के किले में रहने लगे। वर्सलेस एक जगह है, मतलब एक किला है, जहाँ पर राजा रानियां बर्बन फैमिली के रहते थे। वहां पर वो लोग आराम से रहने लगे। पर दिक्कत क्या हुई, लुइस 14 जो थे उन्होंने लड़ाई कर करके ब्रिटेन से जलन की वजह से उन्होंने अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से आजाद करवा दिया, यानी उन्होंने ब्रिटेन को भगा दिया अमेरिका से। उसे भगाने के लिए कई बिलियन लिवर्स यूज हुए। लिवर्स सिंपली पैसे का नाम है, जैसे यहाँ पर रुपीस चलता है वैसे वहां पर पहले के समय में लिवर्स चलता था। तो उन्होंने कई बिलियन लिवर्स लगा दिए लड़ाई के मैदान में। इससे क्या हुआ, वहां की जो इकोनॉमी थी वो बिगड़ गई। उनके पास अब कोई पैसा नहीं बचा और वो धीरे धीरे अंदर से कमजोर होने लगे। और जैसे ही लुइस 16 के हाथ में पावर आई, उन्होंने देखा कि ट्रेजर तो पूरा खाली है, उनके लिए कुछ बचा नहीं, और उन्हें ऐशो आराम की जिंदगी पसंद थी। इसी वजह से उन्होंने टैक्स बढ़ाए। अब हम लोग देखते हैं वहां के स्ट्रक्चर के बारे में, सोसाइटी के। वहां का सोसाइटी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। वहां पे जो ग्रुप्स थे उन्हें स्टेट कहा जाता है, ESTATE यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको याद रखना है। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में लोग बटे हुए थे, यानी कि ये उनके लेवल थे। जैसे यहाँ पर रिलीजन था SC ST, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, वैसे ही वहां पर स्टेट थे। फर्स्ट क्लर्जी जो थे वो लोग बहुत अमीर थे, वो लोग प्रीस्ट थे, यानी फादर, जो वहां पर सबसे ऊंचे लेवल के इंसान माने जाते थे। इसके बाद आते हैं नोबिलिटी यानी राजशाही परिवार, उनके मिनिस्टर्स, मंत्री और कुछ अमीर लोग। इसके बाद जो थर्ड स्टेट और सबसे गरीब स्टेट था वो था बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट, पीजेंट्स, आर्टिशन, स्मॉल पीजेंट, यानी वो सभी लोग जो आप सोच सकते हैं कि चर्च के फादर के बाद होगा, तो वो सभी लोग थर्ड स्टेट में आते थे। अब दिक्कत क्या थी इसमें कि कोई भी टैक्स होता था वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट से लिया जाता था, और क्लर्जी भी अपना एक अलग टैक्स लेती थी जिसका नाम था टिथ्स, TITHS। हमें ये आगे देखने को मिलेगा। ये टिथ्स जो था वो क्लर्जी लेते थे टैक्स थर्ड स्टेट से, और नोबिलिटी जो थी वो एक टेली नाम का डायरेक्ट टैक्स लेती थी थर्ड स्टेट से। अब जैसे ही ये लुइस 16 जो थे वो राजा बने, वैसे ही उन्होंने देखा कि सोर्स ऑफ इनकम इनका सिर्फ टैक्स बचा, और उन्होंने देखा कि जो उनके फादर ने, उनके पिछली जनरेशन ने जो लोन लिए थे वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे।
तो इसी वजह से इंटरेस्ट पेमेंट का उनका बजट ही नहीं बचा। यानी कि वो इतना लोन पर जो जिन्होंने इनको लोन दिया था वो इन पे 10% इंटरेस्ट बना रही थी। यानी कि इनको कुल मिलाकर बहुत दिक्कत हो रही थी पैसा इकट्ठा करने में। तो उन्होंने सीधे सीधे क्या किया, थर्ड स्टेट का जो टैक्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ कि थर्ड स्टेट वालों को इतना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था कि वो लोग एक सिंपल ब्रेड भी नहीं खरीद सकते थे। अब आप सोचेंगे कि जब रोटी सब्जी मिल रही है तो वो लोग ब्रेड क्यों खा रहे हैं, इतने शाही हो गए वो। तो इसका जवाब है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रेड पे ही उनका गुजारा होता था, वहां पे रोटी वोटी नहीं चलती है। वहां पर जो बेसिक फूड है, मतलब कम से कम जो लोग हर दिन खाते थे उस समय, वो था ब्रेड। तो ये भी उनके पास जब नहीं हो पा रहा था तो वो लोग करें क्या, इसी वजह से उन्हें रेवोल्यूशन करना पड़ा। अब देखिए, अब एक और रीजन कर देते हैं इसमें। जो नोबेल्स थे वो बहुत हाई और बहुत क्रूर किस्म के इंसान थे। वो लोगों को मारते थे और उनसे बहुत ज्यादा टैक्स वसूल करने लग गए थे। सो अब तक हम लोगों ने यहाँ फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया है। होप कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन, और उसका फर्स्ट रीजन तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद का हम लोग पूरा चैप्टर सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, ये एमएसपी नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया है और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दी स्ट्रगल टू सर्वाइव। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक रीजन कौन सा था और फ्रेंच रेवोल्यूशन का ओवरऑल लुक हम लोगों ने देखा था। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड रीजन देखते हैं जिसे वी स्ट्रगल टू सर्वाइव में लिखा गया है। सो 1715 में फ्रांस की आबादी 23 मिलियन थी, लेकिन इसके बाद 1789 में वो 28 मिलियन हो गई थी। सो हम लोग देख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है उसका रैपिड इंक्रीज हुआ था और राजा ने भी वहाँ के गुड्स का प्राइस बढ़ा दिया था और उस पर टैक्स लगा दिया था। सो वहाँ पर एक तो सबसे पहले टैक्स बहुत ज्यादा लग गए थे और आबादी ज्यादा थी, और वहाँ पर बैड हार्वेस्ट की वजह से वहाँ पर सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गई। इसका मतलब तीन फैक्टर ने इफेक्ट किया। एक तो राजा ने टैक्स बढ़ा दिया था और इसके बाद वहां पर बैड हार्वेस्ट भी हो गई और पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो गई। सो इन तीनों फैक्टर की वजह से जो ब्रेड के प्राइस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए कि एक नॉर्मल पीपल उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, और पीजेंट्स और फार्मर की तो बहुत दूर की बात है, वो लोग उसे अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे। सो ऐसा माहौल बन गया और उसी के बीच कुछ लोग, कुछ मिडिल क्लास लोगों के ग्रुप की शुरुआत हुई। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ने जा रहे हैं। सो मिडिल क्लास की जैसे ही शुरुआत हुई, वहां पर अपने अपने राय देने वाले कई लोग आ गए, कई पॉलिटिकल फिलोसफर आ गए, सोशल फिलोसफर आ गए, जो लोगों को बताने लगे कि उनको क्या करना है और उनके राइट्स के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो मिडिल क्लास ग्रुप है उसने वहां के पूरे समाज को ये बताया कि आखिर उन्हें राजा से क्या नुकसान हो रहा है और उन्हें उससे कैसे निकलना पड़ेगा। सो जैसे कि द स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने कहा है, हमें अपने देश को लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बांट देना चाहिए। कई फिलोसफर्स आए, उन्होंने कहा कि इक्वालिटी होनी चाहिए और एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव होना चाहिए हमारे देश में, और ये राजतंत्र हट जाना चाहिए और एक लोकतंत्र, एक प्रॉपर डेमोक्रेसी वहां पर आनी चाहिए। सो ऐसा करके कई लोगों ने अपना ये राय रख लिया कि उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए, वो भी फ्रांस में। और उसी बीच लुई 16 ने टैक्सेस को और बढ़ाने का ये प्लान कर लिया कि वो और टैक्सेस को और बढ़ाएंगे। लोग बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने सोचा कि अब तो रेवोल्यूशन ही करना पड़ेगा। सो ये 1789 के आसपास की बातें अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि उससे कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले आखिर क्या हुआ। सो फ्रांस में एक नियम था कि स्टेट जनरल्स की मीटिंग होती थी जिसमें हर स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते थे और वो लोग वहां पे जाके मीटिंग होती थी और लोगों के बारे में पता चलता था कि किनको क्या प्रॉब्लम है, ये सब पता होता था। लेकिन 1614 से ही वो मीटिंग नहीं हुई थी। सो लुई 16 ने 5 मई 1789 को एक मीटिंग रखी जिसमें सारे स्टेट के जनरल्स को बुलाया गया और न्यू टैक्सेस का प्रपोजल देने के लिए उन्हें बुलाया गया। सो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के ग्रुप से 300 मेंबर ईच आए और वहीं थर्ड क्लास के ग्रुप से, थर्ड स्टेट के ग्रुप से 600 मेंबर्स आए।
और उन्हें बैठने को भी जगह नहीं दी गई, उन्हें लास्ट में खड़ा रहना पड़ा। और इसके बाद सिर्फ 600 मेंबर्स ही नहीं आए, उनके साथ 4000 लेटर्स भी थे जो वो अपने साथ लाए थे। सो वहाँ का ये नियम था कि कभी भी अगर वोटिंग होती थी, अगर कोई भी न्यू लॉ पास होना होता था तो वहाँ पर वोटिंग होती थी, और जिसमें सभी स्टेट के जनरल वोट करते थे। तो उसी में थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि हम लोगों को भी 1 वोट 1 वैल्यू वाला सिस्टम चाहिए। हम नहीं चाहते कि नोबेल्स और क्लर्जी को हमसे ज्यादा वैल्यू मिले, हमारे वोट से ज्यादा उनके वोट की वैल्यू हो। सो ये नहीं चाहते थे, क्योंकि ये राय थी फिलोसोफर रूसो की, जिन्होंने अपनी बुक दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा था कि सभी के वोट की 1 वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन किंग ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और आखिर में टैक्सेस बढ़ा दिए गए। और इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो असेंबली खत्म हुई, इन रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपने आप को एक स्पोक्समैन समझा फ्रेंच नेशन के लिए। मतलब वो सोचते थे कि सिर्फ वही हैं जो नॉर्मल लोगों का राय रखेंगे बड़ी सभा में, यानी बड़े लेवल पर वही लोग हैं जो फ्रेंच के लोगों की राय रखेंगे बड़े लेवल पर। तो उन्होंने क्या किया, 20 जून को एक टेनिस कोर्ट में असेंबल हुए जो वर्सलेस में था, और अपने आप को नेशनल असेंबली का मेंबर घोषित कर दिया, और वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने में लग गए। इसके बाद क्या होता है, नेशनल असेंबली से वो लोग जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट पूरा करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाता है, जिससे उन्हें लीडर घोषित कर दिया जाता है फ्रांस का। सो देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लुई 16 ने क्या किया, उन्होंने अपने आप को सत्ता में रखने के लिए, अपने आप को रूलिंग साइड में रखने के लिए एक डेमोक्रेटिक मोनार्की का स्टार्टिंग किया। तो फ्रांस में मोनार्की तो था ही, लेकिन लुई 16 ने नेशनल असेंबली की बात मानकर उसको एक देर से ही सही लेकिन उसे डेमोक्रेटिक बना दिया, और फ्रांस एक डेमोक्रेटिक मोनार्की कंट्री बन गया। और इसके बाद 4 अगस्त 1789 को फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया और टैक्सेस को भी बहुत कम कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम यही पुराने सिस्टम्स थे जो लोगों को बहुत परेशान करते थे। इसके बाद देखिए, ये रहा फिर रेवोल्यूशन के बाद के लोगों का स्ट्रक्चर, जिसमें जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर ये सब थे, और उनमें किंग भी एक था जिसके पास वीटो पावर थी, यानी वो किसी भी रूल को मना कर सकता था, काट सकता था, लेकिन किसी भी रूल को लागू नहीं करवा सकता था, क्योंकि किंग को कंट्रोल करती थी नेशनल असेंबली। और वोटिंग का अधिकार कई लोगों को नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों को दिया गया जो कि एक्टिव सिटीजन थे, और वो सिर्फ और सिर्फ 4 मिलियन ही थे। 20 मिलियन की आबादी में सिर्फ और सिर्फ 4 मिलियन लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया, और पैसिव सिटीजन को वोट देने का कोई अधिकार नहीं था, वो लोग वोट नहीं दे सकते थे। सो इसी के साथ हम लोगों ने सेकेंड रीजन भी पूरा कर लिया है, और अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के रीजंस और आगे के चैप्टर को देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। हेलो एवरीवन, ये एमएसपी नॉलेज एनसाइक्लोपीडिया है, और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फ्रांस रेवोल्यूशन क्लास 9 का पार्ट 3। इससे पहले के पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां से उसको देख सकते हैं, और अगर आपने देख लिया है तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। सो इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मोनार्की को हटाकर अब मोनार्की डेमोक्रेटिक हो गया था फ्रांस, यानी कि वहां पर वोट्स भी होते थे, मिनिस्टर्स भी थे, कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, और साथ ही में वहां पर किंग भी था। सो डेमोक्रेटिक मोनार्की का फॉलो करने लग गया था फ्रांस। सो आखिर इसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस ने मोनार्की को खत्म कर दिया और एक रिपब्लिक बन गया। सो रिपब्लिक मतलब जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो। सो मोनार्की क्यों हटी और आखिरकार राजा को क्यों हटा दिया गया, इसी के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो किंग ऑफ प्रूशिया ने देखा कि फ्रांस में डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा था। सो उसे रोकने के लिए प्रूशिया ने सोचा कि अब उस पे वॉर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर फ्रांस डेवलप्ड होगा तो प्रूशिया को बहुत दिक्कत आ सकती थी, क्योंकि वो उसकी नेबरिंग कंट्री थी
और उससे सस्ते में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फिर बंद हो जाता फ्रांस से। तो इसी वजह से प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने एक वॉर डिक्लेयर कर दिया 1792 में, अप्रैल 1792 में एक वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, कई लोगों को फ्रांस में फिर आर्मी में भर्ती किया जाने लगा, क्योंकि अब लड़ाई का मैदान था और फ्रांस में आर्मी बहुत कम थी। तो उन्हें और ज्यादा करने के लिए कई नॉर्मल पीपल को आर्मी में भेजा गया और वो लोग हमेशा एक पेट्रियोटिक सॉन्ग गाते जिसका नाम था मर्सिलीज। आगे चलकर वो नेशनल एंथम भी बन गया है अब फ्रांस का। वो लोग ऐसे मार्च करके चलने लगे और उसी में एक क्लब निकला, जैकोबिन क्लब। तो पेरिस में बना था ये जैकोबिन क्लब। तो उसमें क्या हुआ, इंडिया में जैसे आरएसएस का नाम आपने सुना होगा, स्वयं सेवक संघ, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग एक आर्मी है, अपने आप में ही एक वो लोग आर्मी के रूल्स फॉलो करते हैं। सो उसी तरीके से जैकोबिन क्लब भी बन गया और जैसे ही वॉर का जरूरत था तो ये लोग वॉर में इन्होंने फ्रांस का पूरा सपोर्ट किया और इसके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि आखिर जैकोबिन क्लब में कौन कौन से लोग थे। उसमें लोग थे शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स और सर्वेंट और डेली वेज पे काम करने वाले वर्कर्स। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने थोड़ा देखा कि जो रॉयल फैमिली है वो फिर से टैक्स बढ़ाने की सोच रही है और प्रूशियंस और ऑस्ट्रियंस के साथ वो लोग जाने की सोच रहे हैं। 10 अगस्त को क्या किया, जैकोबिन्स ने पैलेस ऑफ ट्यूइलेरीज को जला दिया और किंग्स के गार्ड को भी मार दिया गया और किंग को बंदी बना लिया गया कई आवर्स तक। और फिर इसके बाद किंग को सजा मिल गई 21 जनवरी 1793 को। तो इसमें क्या हुआ, किंग को दोषी पाया गया और लुई 16 और उसकी वाइफ मैरी एंटोइनेट को गुलोटीन की सजा दे दी गई। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि गुलोटिन कितनी खतरनाक सजा थी। इसे डॉक्टर गुलोटाइन ने बनाया था, इसी वजह से इसका नाम दे दिया गया गुलोटिन। तो अब इसके बाद देखते हैं दी रेन ऑफ टेरर। तो किंग के मरने के बाद जो कंट्री थी वो रिपब्लिक हो गई, लेकिन इसके बाद जो रॉबेस्पियर थे, जो जैकोबिन क्लब के लीडर थे, वो बन गए वहां के रूलर बन गए। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे क्या करना शुरू किया। देखिए, स्टार्टिंग में तो सबको लगा कि जो रॉबेस्पियर हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर पता चला कि वो अपने एनिमीज को एक एक करके मार रहे हैं। यानी कि अगर कोई भी रॉबेस्पियर के रूल के खिलाफ अगर अपनी आवाज उठाता था तो उसको मार दिया जाता था। यही रॉबेस्पियर का रूल था और इसी वजह से कई लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, इम्प्रिजन कर लिया गया और कई लोगों को तो गुलोटाइन की सजा दे दी गई। रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने कई अच्छे भी काम किए थे। उन्होंने स्टार्टिंग में तो फार्मर्स को अच्छे वेज दिए, लेकिन फिर बाद में फार्मर्स को अपने अंदर काम करवाने के लिए उन्होंने फिक्स्ड वेजेस पे सामानों को बेचना शुरू कर दिया। अब देखिए, उन्होंने रॉबेस्पियर, ये टाइम था 1793 टू 1794 का, यानी कि इतने के बीच में जैकोबिन क्लब के लीडर रॉबेस्पियर ने राज किया था और वो अपने सभी एनिमीज को मार देते थे और कई लोगों को उन्होंने मारना शुरू किया और दहशतगर्दी का माहौल बना दिया। इसी वजह से उस टाइम को कहा जाता है द रेन ऑफ टेरर। तो आपको इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि रॉबेस्पियर ने कई अच्छे काम किए थे, लेकिन फिर भी उनके कामों को रेन ऑफ टेरर क्यों कहा जाता है, उनके टाइम पीरियड को, उनके रूलिंग पीरियड को रेन ऑफ टेरर क्यों कहा जाता है। तो मैं शायद समझ सकता हूँ कि आपको इसका अच्छा आंसर मिल गया होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका होल आंसर दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसके आंसर दिए गए हैं, आप वहां पे जाइए, पढ़िए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रेन ऑफ टेरर क्यों कहा गया है रॉबेस्पियर के टाइम को। तो अब देखते हैं आगे। जुलाई 1794 को रॉबेस्पियर को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें भी गुलोटाइन की सजा दे दी गई। अब देखिए, इसके बाद क्या हुआ, जब जैकोबिन गवर्नमेंट गिर गई तो इसके बाद क्या हुआ, वहां का जो सत्ता था, वहां का जो रूलिंग पार्टी, वो खाली हो गया। तो इसी वजह से कई वेल्दियर मिडिल क्लास लोगों ने पावर को अपने पास रख लिया और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उससे कई लोगों को थोड़ा बहुत फायदा भी पहुंचा और मिलिट्री को ज्यादा बेनिफिट दिया गया। इसी की वजह से आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट भी आते हैं और उनके बारे में भी हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। अब तक हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया है
आदर आदाब अभिनंदन आभार। ये MSP नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया है और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 4, डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन। शुरू करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि 7,000 मेन एंड वुमेन 14 जुलाई 1789 को पेरिस में गई थी और उन्होंने बेस्टिल किला जलाया था। वुमेन्स ने बहुत पहले से ही बढ़ चढ़कर इन्हीं रेवोल्यूशंस में भी पार्टिसिपेट किया और लोगों को रिफॉर्म भी करने में पार्टिसिपेट किया। इससे क्या हुआ, वुमेन ने हमेशा कई रेवोल्यूशन में पार्ट लिया। लेकिन जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो गया, इसके बाद क्या हुआ, उन्हें वोटिंग राइट नहीं दिए गए। उन्हें ना तो वोटिंग राइट दिए गए, ना ही वो मिनिस्टर बन सकती थी इलेक्शन के थ्रू, यानी उन्हें इलेक्शन भी लड़ने नहीं दिया जाता था। इससे क्या हुआ, उन लोगों के अंदर डिप्रेशन का भाव आ गया और सिर्फ नोबिलिटी स्टेज की जो वुमेन्स थी सिर्फ वही स्कूल जा सकती थी। बाकी थर्ड स्टेट वालों के लिए कोई भी स्कूल का टेंशन नहीं था। थर्ड क्लास वालों को काम करना पड़ता था अपने रोजगार के लिए और वो लोग दिन रात काम ही से अपना रोजगार चलाती थी। लेकिन उन्हें मेन के मुकाबले बहुत कम वेज दिया जाता था और उनकी सिर्फ और सिर्फ यही मांग थी कि उनको राइट टू वोट दिया जाए, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। लेकिन जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना, वुमेन्स को थोड़ी वरीयता दे दी गई, क्योंकि वुमेन्स के लिए फिर स्कूल खुलवाए जाने लगे और उन्हें पढ़ने का हक दे दिया गया। उनकी मर्जी से ही मैरिज की प्रथा चल गई और डिवोर्स को भी लीगल कर दिया गया और मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट के तरह ले लिया गया। लेकिन जैसे ही 1791 टू 93 द रेन ऑफ टेरर, आतंक के समय वाली सरकार आई, तो उन्होंने देखा कि वुमेन्स हो सकता है आगे चलकर हम लोगों के खिलाफ विद्रोह कर दें। ये हो सकता है कि वो लोग राइट टू वोट मांगते मांगते हमारी सरकार को ही गिरा दें। इसी वजह से उन्होंने ये इलीगल कर दिया। उन्होंने एक नया लॉ बनाया कि अब जो भी वुमेन अगर कोई भी क्लब बनाएंगी या फिर एक साथ जुटेंगे तो उनको मरवा दिया जाएगा। कई वुमेन्स जो क्लब के लीडर थी, ग्रुप्स के लीडर थी, उनको मरवा दिया गया और क्लब्स बनाना इलीगल हो गया। उस समय ऐसे कुछ 40 क्लब बने हुए थे वुमेन्स के, लेकिन वुमेन्स ने फिर भी हार नहीं मानी और वो लोग राइट टू वोट के लिए लड़ते रहे और शांति प्रदर्शन हुआ, कई मूवमेंट निकाले गए और आखिर में बहुत सालों बाद, लगभग 200 सालों बाद, फ्रांस में राइट टू वोट आ गया। राइट टू वोट कब आया? 1946 में। सोचिए ये 1789 का समय है और 1789 से 1946 ये बहुत लंबा वक्त हो जाता है। करीब 2 साल तक उन्होंने अपने राइट टू वोट के लिए स्ट्रगल किया। इसके बाद देखते हैं अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। गुलामों की ट्रेडिंग करना, उसे स्लेवरी कहा जाता था। स्लेवरी में क्या होता था, एक ट्रायंगल बनते थे जिसमें काम करती थी यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। अफ्रीका से जो स्लेव्स थे उन्हें इकट्ठा करके शिप्स में भरा जाता था और उसे यूरोप में भेजा जाता था और अमेरिका भेजा जाता था। ये टोटल एक ट्रायंगल बन जाता था और यहीं से ही शिप्स के थ्रू स्लेव्स को इधर उधर ले जाया जाता था। इसी को ही कहा जाता है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। जब रॉबेस्पियर की सरकार आई तो उन्होंने देखा कि ये तो गलत है। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, इसको एबॉलिश करने की सोची। लेकिन उनके सामने एक और खतरा था, अगर वो लोग स्लेवरी को खत्म कर देंगे तो बिग बिजनेसमैन और बिग जो मर्चेंट्स हैं उनका क्या होगा, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ स्लेवरी पे डिपेंडेंट रहते थे। रेन ऑफ टेरर वाली सरकार ने स्लेवरी को बंद कर दिया और यही पोस्टर लगाया गया, देखिए कैसे स्लेव्स को कपड़े दिए जा रहे हैं। इसी वजह से 1794 में ये बंद हो गया और सभी स्लेव्स को छोड़ दिया गया। लेकिन बाद में नेपोलियन के आने के बाद ये फिर से इंट्रोड्यूस हो गया। नेपोलियन ने स्लेवरी को और ज्यादा प्रमोट किया और स्लेवरी को बढ़ाया और कुल मिला के 1848 में स्लेवरी पूरी तरीके से खत्म हो गई और अंत हो गया स्लेवरी का। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है द रेवोल्यूशन ऑफ एवरीडे लाइफ और इसके बाद सिर्फ एक और पॉइंट बचा हुआ है, कंक्लूजन। आखिरी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि उसमें हम लोग द ग्रेट एम्परर नेपोलियन की खामियां और उनकी अच्छाइयों के बारे में देखेंगे। ये पूरा चैप्टर आपको नेक्स्ट पार्ट में खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट है, वो रिवीजन पार्ट है, जिसमें मैं आपको एक टिप बताऊंगा
कि हम लोगों ने जो जो याद रखा है, जो जो पढ़ा है, वो सब आप कैसे याद करें, कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में अच्छे मार्क्स लाएं। सो हेलो एवरीवन, ये एमएसपी नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया है और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 5। देखिए, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे स्लेवरी का एंड हुआ और मुझे लगता है मैंने ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के बारे में ज़्यादा नहीं समझाया था। इसी वजह से मैंने एक वीडियो क्लिप बनाई है जिसमें मुझे लगता है कि आपको ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के बारे में सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेडिंग 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में होती थी, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड जानने से पहले हम लोगों को उस समय के कॉन्टिनेंट का स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। ऐसा क्या होता था कि यहाँ पर छोटे छोटे कई आइलैंड्स थे, ये सब फ्रांस के थे। नॉर्थ अमेरिका के साइड में कई कई छोटे छोटे फ्रांस की कॉलोनीज थी जहाँ पर बिग मर्चेंट्स रहते थे जिनके पास बहुत सारी जमीन थी, लेकिन कोई भी फ्रांस से यहाँ आकर काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि कोई भी अपना घर फालतू में ऐसे नहीं छोड़ना चाहता था दूर जाकर काम करने के लिए। इसी वजह से धीरे धीरे यहाँ पर लेबर्स की कमी होने लग गई और स्लेव्स भी मिलने बंद हो गए। तो इससे क्या हुआ, यहाँ की जो टोबैको, अफीम, ऐसी सारी जो प्लांटेशन वाली चीजें हैं जो फ्रांस में ट्रांसपोर्ट होती थी, वो धीरे धीरे कम हो गई। इससे बहुत ज़्यादा घाटा होने लगा फ्रांस के बिग मर्चेंट्स का और वहाँ के लोगों का। इसी वजह से कई बिग मर्चेंट्स के ग्रुप एक शिप में निकले स्लेव्स ढूंढने और उन्हें सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा अफ्रीका का। वो अफ्रीका गए स्लेव्स ढूंढने के लिए और वहां पर जाकर उन्होंने सबसे पहले वहां के कुछ डॉन टाइप लोगों से बात की, यानी जो उन्हें स्लेव्स दिला सके। उनसे उन्होंने बात की और स्लेव्स को डिब्बों में बंद कर यहाँ फ्रांस की कुछ कॉलोनीज में लाने की सोची या फिर नॉर्थ अमेरिका में लाने की सोची। तो बिग मर्चेंट्स ने क्या किया, इन्हीं लोगों से कांटेक्ट किया और कई स्लेव्स को पैक कर अफ्रीका ले जाने लगे। इससे उनको बहुत मुनाफा होने लगा क्योंकि वो लोग साउथ अफ्रीका से बहुत कम रेट पर स्लेव्स को खरीदते थे और यहाँ पर जाकर उनसे बहुत सारा काम करवाते थे। फिर इसके बाद अफीम, टोबैको, ये सारी चीजें फिर फ्रांस में जाया करती थी। यही था ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड जो 3 कॉन्टिनेंट के बीच में होता था। अब देखते हैं द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। क्या हुआ, ओल्ड रिजीम किसको कहते थे? 1789 से पहले के समय को ओल्ड रिजीम कहा जाता था। अब देखिए, जैसे ही 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इसके बाद कई न्यू लॉ पास हुए। अब यहाँ पर एक वर्ड है सेंसरशिप। अब देखिए, सेंसरशिप क्या होता है, किसी चीज को सोशल लेवल पर पब्लिश होने से पहले उसको व्यू करना, उसको रिव्यू करना और उसमें देखना कि क्या उसमें कोई भी एडिटिंग की जरूरत है या फिर नहीं। आपने सुना होगा सेंसर बोर्ड के बारे में, ये हम लोगों के फिल्म को रिव्यू करने वाली एक गवर्नमेंट संस्था है जो हमेशा हर पिक्चर को रिव्यू करती है और इसके हिसाब से उसको पब्लिकेशन का सर्टिफिकेट देती है। आपने कई मूवीज के स्टार्टिंग में देखा होगा कि मूवी का नाम लिखा रहता है, यहाँ पर किसी का सिग्नेचर रहता है और उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन रहता है और यहाँ पर यूए ये सब लिखा हुआ रहता है। सेंसर बोर्ड आखिर इसमें देखते क्या हैं? तो देखते हैं कि इसमें ऐसी चीजें जो हमारे सोशल लाइफ के लिए ठीक हो। जैसे अगर कोई भी मूवी जिसमें इंडिया के बारे में बुरा भला कहा जाएगा, उसको गलत दिखाया जाएगा, ऐसी चीजों के क्लिप्स को हटा देता है सेंसर बोर्ड। जैसे कि जॉली एलएलबी 2 में कई सीन्स हटा दिए गए थे क्योंकि सेंसर बोर्ड ने उन सबको हटवा दिया था। क्योंकि वो लॉ के खिलाफ की गई बातें थी, जैसे कि कोर्ट रूम में कार्ड्स खेलना और ऐसी कई सारी चीजें थी। इसी वजह से जॉली एलएलबी 2 में कई कट्स किए गए थे। उसी तरीके से सेंसरशिप थी फ्रांस में। 1789 से पहले क्या होता था, उस समय तो मूवीज टीवी होता नहीं था
तो सिर्फ और सिर्फ बुक्स, न्यूज़पेपर और प्लेस ही होते थे। सो इसी वजह से किंग ने कई लोगों को बैठा के रखा था कि हर बुक को पब्लिश होने से पहले, हर न्यूज़पेपर को पब्लिश होने से पहले वो सबको चेक करें और देखें कि ये लोगों के लिए ठीक है कि नहीं। क्योंकि अगर उसमें राजा के खिलाफ बुराइयां लिखी होंगी और राजा को बहुत बेकार दिखाया गया होगा, तो हो सकता है इससे लोग रिवॉल्ट कर दें, जो कि हुआ। लेकिन उस समय राजा अपने आप को बचाने के लिए सेंसरशिप ऑफिसर्स बैठा कर रखता था कि कोई भी आकर राजा के खिलाफ बुरा भला ना छाप सके। तो इससे क्या होता था कि लोगों के पास तक सही खबरें पहुंचती नहीं थी। उन सभी न्यूज़पेपर में सिर्फ और सिर्फ राजा की तारीफ ही लिखी रहती थी। लेकिन जैसे ही राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन एक्ट घोषित हुआ, एक लॉ बना, तभी से क्या हुआ, लोगों को आजादी मिल गई कि वो कुछ भी छाप सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इससे लोगों के पास सही सही बातें जानने लग गई। अब देखते हैं कंक्लूजन पर। नेपोलियन बोनापार्ट के आने के बाद फ्रांस को एक नई दिशा मिली, ये जहां पर नेपोलियन बोनापार्ट जी उंगली दिखा रहे हैं। नेपोलियन थे, जब वो स्टार्टिंग में आए तो लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाद में उन लोगों को इसकी सच्चाई मालूम पड़ी। नेपोलियन राज का भूखा था। उसका पेट इतना ज्यादा बड़ा था कि वो आसपास के राज्यों को भी हड़पने के बाद भी वो खुश नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने आसपास के देशों को लूटना शुरू किया, आसपास के देशों पर कब्जा करना शुरू किया और वो हर देश पर अपने फैमिली का कोई मेंबर बिठा देते थे। सो इससे क्या हुआ, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गए और उनकी शुरुआत हुई थी 1804 में और 1815 में वो वाटरलू में उन पे डिफीट हो गए और इससे ही हुआ नेपोलियन का अंत। नेपोलियन की खास बात ये थी कि उनके पास बहुत पावरफुल आर्मी थी और वो डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। इनके बारे में अगर आप चाहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनका क्वेश्चन ना के बराबर आता है। 10-12 सालों में हो सके 1-2 बार आ जाए। सो इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर खत्म हुआ और इसके बाद हम लोग रिवीजन लेक्चर में देखेंगे कि कैसे इस चैप्टर को अच्छे से याद करें और कौन कौन से इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं।